दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे आरंभ क्लासेस चैनल में। तो आज हम दृष्टि का टेस्ट 1 2401 टेस्ट कोड बीपीएससी का पहला टेस्ट है। इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हाल ही में जन समाचारों में रही मेकेदातु परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो मेकेदातु जो परियोजना है ये आपको है कावेरी और अर्कावती नदी के तट पे। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि कावेरी नदी और उसके सहायक नदी अर्कावती के संगम पे है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दी ये 400 मेगावाट तक विद्युत उत्पन्न कर सकती है। 400 मेगावाट, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब एनपीसीआई के बारे में पूछ रहा है। पहला है, यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटारा प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि ये एक संगठन है। यह भुगतान और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए, जिसका फुल फॉर्म होगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए, का एक पहल है। तो बिल्कुल सही है, ये भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए का एक पहल है, दोनों का संयुक्त पहल है। तीसरा कथन कह रहा है, इसे कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनियों के रूप में शामिल किया गया है। आपको गैर लाभकारी कंपनियों के बारे में अगर बताएं तो इसका मतलब है कि आम जनता की सेवा प्रदान करना, आम जनता को पूरी तरह सेवा प्रदान करना। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है कौन सा? तो इसमें तीनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है? तो लिथियम त्रिभुज का भाग कौन कौन है आप जान लीजिए। चिली है, अर्जेंटीना है और बोलीविया है। ये पराग्वे जो है ये नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु को भी बोलते हैं। जो लिथियम है इसको एक सफ़ेद धातु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये आपका यूज होता है रिचार्जेबल बैटरी में, यूज होता है लिथियम का, ज़्यादातर प्रयोग होता है लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार, ये सब जो भी आती हैं सारे में इलेक्ट्रिक जो बैटरी बनता है वो लिथियम से ही बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर पराग्वे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरीडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इरीडा के बारे में पूछा है, जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है, यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। तो आपको बता दें ये भारत सरकार का मिनी रत्न नहीं है, ये मिनी रत्न नहीं है बल्कि महारत्न कंपनी, नवरत्न श्रेणी का नवरत्न है, मिनी रत्न नहीं बल्कि नवरत्न। ये आपका हो जाएगा नवरत्न कंपनी। तो ये आपका नवरत्न कंपनी है। यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो ये आपको बता दें कि ये विद्युत प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है, बल्कि ये है आपको नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें गलत पूछा है तो गलत आपका हो जाएगा दोनों, क्योंकि पहला भी गलत है, मिनी रत्न नहीं नवरत्न कंपनी है, और दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में पूछ रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी यूरोपीय संघ आर्थिक समझौते के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की है। तो ये आपका
सही है, सही नहीं है भले, सॉरी सही नहीं है। ये यूरोपीय संघ नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूके। यूएसए और यूके का पहल है, तो पहला गलत हो जाएगा। यह डिक्लेरेशन अगाध विविध और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है जो रणनीतिक निर्भरता को कम करती है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये इसी जो केंद्रित है आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए इसी रणनीति पे काम करता है। तो दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला गलत और दूसरा सही, अर्थात सही पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरियन आयोजित किया गया है। एक्वेरियन, आपको एक्वेरियन मालूम होगा, ये मालदीव के साथ होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है, जो 12वां संस्करण था और ये उत्तराखंड के चौबेतिया में हुआ था। उत्तराखंड के चौबेतिया में हुआ था, उत्तराखंड याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अगर हम बता दें तो ये होता है 5 मैक से जो तेज़ चलती है, 5 मैक से तेज़ चलने वाली जो यान होती है, वायुयान होती है, उसी को चाहे मिसाइल चाहे जो भी हो तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो हाइपरसोनिक ये विकसित फतह जो है, फतह विकसित किया है आपको ईरान ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में आपको हाइपरसोनिक मिसाइल जो बोले तो वो ब्रह्मोस 2 है, याद रखिएगा। भारत में जो हाइपरसोनिक है ब्रह्मोस 2 है, जिसकी रफ्तार है 7 से 8 मैक। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपको MV एम्प्रेस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। MV एम्प्रेस है जो चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पोषण ट्रैकर, ये पोषण ट्रैकर आंगनबाड़ी के लिए किया गया है, लेकिन पूछ रहा है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसमें हो जाएगा आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसका मेन है आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों को 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री दृश्य प्रदान करना, मतलब पूरी ओवरऑल देख रेख। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये किया है USA से। यूएसए से ये मंजूरी थी, प्रदान किया है, स्वीकृति दी है संयुक्त राज्य अमेरिका से। MQ-9B सशस्त्र ड्रोन, इसका मेन उद्देश्य है, अधिग्रहण का उद्देश्य है भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना और सशस्त्र बलों को मजबूत करना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय रुपया के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रुपया के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको, पहला कथन है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पर लेन देन में भारतीय रुपया का उपयोग बढ़ाना शामिल है। तो बिल्कुल सही है, अगर भारतीय रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो सीमा पर विनिमय की स्थिति और मुद्रा का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। यह मुद्रा के अधिमूल्यन के साथ विनिमय दर की अस्थिरता को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था की समर्थन करने पर केंद्रित है। तो आपको ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन के साथ साथ विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने के लिए भारतीय का समर्थन पर केंद्रित है। इसमें भू राजनीतिक लाभ भी है, तो इसका दोनों सही है। तो इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है पूछा है। तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा आपको एशिया वाले क्षेत्र आते हैं, इस रूस के नीचे वाले क्षेत्र, तो उसमें आपको हो जाएगा जैसे भारत भी हो जाएगा, चीन भी हो जाएगा, इंडोनेशिया भी हो जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया आपका ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है।
तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछ रहा है। पहला है, राज्यसभा के सभापति 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करती है। तो आपको बता दें कि ये राष्ट्रपति के 6 संसदीय समिति है जिसमें राष्ट्रपति के सिफारिश पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। वैसे इसमें राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, ना कि राज्यसभा के सभापति। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो पहले हो जाए, या 70 वर्ष की आयु हो जाए या 3 वर्ष पूरा कर ले तो वह अध्यक्ष के पद पर बने रहते हैं। तीसरा कथन है, यह आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात याद रखिए, किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है। ऐसा दिया है, नहीं कर सकता है। तो आपको बता दें, ये बिल्कुल सही है कि अगर 1 साल की अवधि के बाद अगर कोई यदि उल्लंघन की तारीख भले 1 वर्ष के उल्लंघन हो जाता है, 1 वर्ष पूरा हो जाता है, तो कोई मामलों में जांच नहीं कर सकता है। इसको 1 वर्ष के भीतर जांच करना होता है। तो आपका इसमें पूछा है कि कौन सा कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो 2, 3 सही है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। 2023 का पूछ रहा है। तो ये आपको आयोजित किया गया है 14 नंबर का, न्यू दिल्ली में, भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 6G अलायंस के संबंध में, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार एवं नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। तो आपको बता दें, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं बल्कि दूरसंचार विभाग ने किया है। तो ये गलत हो जाएगा। इससे भारत को 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, 6G अगर औद्योगिकी का विकास होता है तो हमारे अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, हमारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, विनिमय मार्ग क्षेत्र, ये सारे में अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो पूछा है इसमें उपयुक्त में से कौन सही है, सही पूछा है, तो अर्थात ऑप्शन 2 सही है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ताजिकिस्तान के फेडचेंको ग्लेशियर के बाद यह विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ताजिकिस्तान का फ्रेंच चेको ग्लेशियर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ये आपका गलत हो जाएगा। जास्कर नदी नहीं बल्कि नुब्रा नदी आपको सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तीसरा है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, बिल्कुल सही। आपको मालूम होगा कि ये विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर, सही कथन पूछा है, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही लंबानी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। लंबानी कला जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपको कर्नाटक से। आपको बता दें, लंबानी कला में इसमें खराब वस्त्रों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, खराब वस्त्र के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको कुशलतापूर्वक जोड़कर एक सुंदर सा पेंच मार्क तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट 0 FIR शुरू करने की सिफारिश की है। तो ये आपको की है न्यायमूर्ति वर्मा समिति, ऑप्शन ए सही होगा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। आपको 0 FIR का मतलब बता दे, इसमें पुलिस स्टेशन द्वारा चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो तब भी वो कोई FIR दर्ज कर सकता है
किसी भी महिला या किसी किसी भी अपराधी के शिकायत को। तो इसमें बस ये एक दिक्कत है कि एफआईआर नंबर नहीं मिलता है इसमें, लेकिन हाँ, कोई भी स्टेशन में हम अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो बिल्कुल सही, इसका न्यायमूर्ति वर्मा समिति के तहत है। और ये आपका गठन हुआ था निर्भया बलात्कार मामले के बाद, इसका गठन हुआ था 2012 में। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपको तमिलनाडु। इसमें गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र दिया है, इसमें होगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि नीति आयोग ने वर्ष 2022 में इसे जारी किया, जिसमें पहला स्थान तमिलनाडु को हो गया, और उसके बाद इसमें से दूसरा और तीसरा स्थान महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिला है। महाराष्ट्र को सेकेंड और कर्नाटक को तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा कास पठार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो कास पठार जो है, ये कास पठार आपको ऑप्शन दिया है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा महाराष्ट्र। जो कास पठार है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको 2020 के यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल में शामिल भी किया गया है कास पठार को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वैसे ये तितली प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये आपको यह जानवी, मोहिनी, सुप्रज्ञा और त्रिशा। तो इसमें जीता है आपको सारण जिले के छपरा की रहने वाली मोहिनी ने, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। ये मोहिनी जो है शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है अंडर 11 में, अंडर 11 कैटेगरी में। मोहिनी का स्कोर रहा है 4.5 अंक, 4.5 अंक। ये आपको बता दें कि ये आपका एक शतरंज चैंपियनशिप था जिस प्रतियोगिता में, जिसमें सिवान में बिहार के शतरंज संघ द्वारा आयोजित किया गया था, सिवान में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी, मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया गया है? तो बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया गया है? ब्लड बैंक ये बनाया गया आपको मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लखीसराय जिले में सालभंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है। सालभंजिका मोक्ष देवी की, यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है कुषाण काल से, ऑप्शन सी कुषाण काल से। आपको बता दें अष्टधातु से निर्मित यह अद्भुत मूर्ति है जिसे बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा देवी रूप में पूजा जाता था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। देश में सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में नहीं, बल्कि ये दूसरे नंबर पे है। बिहार का दूसरा नंबर सबसे बड़ा हड्डी है, सेकंड। लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया है। ये बिल्कुल सही है कि लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना में ही आयोजित हुआ है। गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही होगा कि गायत्री कुमारी को सेवा कार्य को देखते हुए, गायत्री कुमारी का सेवा कार्य देखते हुए उनको नाइटिंगेल पुरस्कार, फ्लोटिंग नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसमें 2-3 सही है, एक गलत है। देखते हैं क्या पूछा है। उसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सही है? तो 2-3 सही था, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजतरंगिणी कलहण के द्वारा, सबको मालूम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कलहण के द्वारा लिखी गई थी। इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमको। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत सरकार ने बिहार में किस राज्य मार्ग के उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बिहार सरकार ने बिहार में राज्य राजमार्ग के उन्नयन के लिए ये किया आपको विश्व बैंक के द्वारा। सॉरी गलत होगा, ये विश्व बैंक नहीं होगा, एशियाई विकास बैंक होगा। सॉरी, ये होगा आपका एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो इसका किया है, इसमें मेन इस परियोजना का उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ ज्वालामुखी और आपदा प्रबंधन पर थी संरचना पर शामिल बल देना, उस पर ध्यान देना। तो इसमें हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक कॉरिडोर, तो इस योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्रों को जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें 13 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 20 एकड़ क्षेत्रों को जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। इस योजना की अवधि 2022-23 से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई है। तो नहीं, ये आपको किया गया है 2025 तक, ये गलत हो जाएगा, 2030 तक नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष 6,500 दिया जाता है, 6,500, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें अगला ये थी राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसमें सही पूछा है तो 1 और 3 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सही बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मलमास मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के मलमास मेले जो है ये आपको लगता है राजगीर में, तो मलमास मेला राजगीर में लगता है। कथन क्या पूछा है, यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रत्येक 5 वर्षों में आयोजित किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, नालंदा जिला के राजगीर में तो आयोजित किया जाता है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष में, याद रखिएगा, प्रत्येक 3 वर्ष में। इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है, ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो इसमें सही पूछा है, अर्थात ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको स्थापित किया जाएगा राजगीर में, ये आपको राजगीर में स्थापित किया जाएगा खेल विश्वविद्यालय, बिहार में खेल विश्वविद्यालय, तो राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है? तो ये आपको मालूम है 6 वेद है, 6 वेद का ही हिस्सा है ये 6, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये वेद का 6 अंग है, तो वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेद और ब्राह्मणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो मिलान करना है आपको। ऋग्वेद के बारे में मालूम होगा, ऐत्रेय और कौशिकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐत्रेय आपको ये दिया है, ऐत्रेय, और कौशिकी इसका एक और कौशिकी होगा। यजुर्वेद में आपको होता है तैत्तिरीय और शतपथ, तो तैत्तिरीय और शतपथ ये आपका ऊपर दिया हुआ है। सामवेद में होता है आपको, सामवेद में छादोंग या जेमिनी, तो छादोंग या जेमिनी इसमें दिया नहीं है, ये आपको कौशिकी भी हो जाएगा इसी का। और अथर्ववेद में होता है गोपथ, तो इसमें पूछा है सही मूल्यांकन कौन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको हो जाएगा सिर्फ 4, ऑप्शन 4 जो है उसमें सही मिलान है अथर्ववेद का गोपथ, बाकी सब सही नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन सही हम मिला दिए, देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कहानियाँ की सूची है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ किसमें हैं? तो ये आपको है सुत्त पिटक में, पर सुत्त पिटक नहीं दिया, हाँ सॉरी, सुत्त पिटक के ही ये खुद कहानियाँ जो एक है उसी का पार्ट है, उसी का अंग है, तो उसी में पाया जाता है बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी। तो इसमें हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में आए थे?
तो आपको मालूम होगा ये मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के दूत थे, जो यूनान राजदूत से थे, यूनान से थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं। फहियान, तो फहियान आपको ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। तो गुप्त वंश के शासक, ठीक है, गुप्त वंश के काल में आए थे। वेनसोंग, वेनसोंग ये हर्षवर्धन के काल में, जो वर्धन वंश के थे। तो बिल्कुल सही, ये भी सही दिया हुआ है। अगला जो है, इसमें अगला कथन जो है सी है अल मसूदी। तो अल मसूदी जो थे ये आपको तुगलक वंश के काल में आए थे। तो ये आपका बिल्कुल नहीं, सॉरी, अल मसूदी आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के काल में आए थे। जबकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, मालूम होगा आपको, एमबीटी के काल में, अर्थात तुगलक वंश के काल में आए थे। तो इसमें मिलान करना है। तो एक का ए हो जाएगा, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख और उसका काल दिया हुआ है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा, जैसे पहला दिया है खारवेल की हाथी गुफा। तो खारवेल की हाथी गुफा आपको ये है 120 से 150 ईसा पूर्व में ये स्थापित हुआ था। तो 150 से 5वीं ईसा पूर्व बोल रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें होगा आपको अप्रोक्स सेकेंड सेकेंड ईसा पूर्व, सेकेंड ईसा पूर्व है, BC। दूसरा रुद्रदामन का जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ये आपको है 2nd शताब्दी में। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये बिल्कुल सही है, सही दिया हुआ है। उसके बाद दिया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ये आपको हुआ था 360 ईसा पूर्व, अर्थात 4th शताब्दी। तो 4th शताब्दी बिल्कुल दिया हुआ, ये भी सही हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति, तो ये आपका हुआ था 634 ईसा पूर्व, अर्थात 7वीं शताब्दी, ये भी सही है। पूछा है उसमें सही नहीं है, अर्थात एक सिर्फ सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें मिलान करना है। जैसे हड़प्पा, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। चनहुद्रो, ये सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो है। कालीबंगा, ये घग्गर नदी के किनारे। अधोलावीरा, ये लूनी नदी के किनारे। तो इसका हो जाएगा 1 का 2, देखते हैं, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और 4 का डी। सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया जाता है। तो मोहनजोदड़ो में आपको, मोहनजोदड़ो से बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं और बहुत इसकी खासियत है। जैसे मोहनजोदड़ो से देखें तो बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, मूर्ति, मातृमूर्ति की, मातृदेवी की मूर्ति, पासा, पशुपति शिव की मुहर, ये सारे चीज़ मिले हुए हैं। जैसे इसमें दिया है पशुपति शिव की मुहर, मातृदेवी की मूर्ति, नृत्य करती हुई महिला का कांस्य प्रतिमा, बिल्कुल सही। इसमें दफनाए गए मृत भांड ये नहीं मिला हुआ है आपको, दफनाए गए मृत भांड ये मिला हुआ है आपको सुरकोटदा, सुरकोटदा से मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है। तो मत्स्य पुराण सबको मालूम होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है। तो ये भगवत गीता जो है महाभारत के भीम पर्व से लिया गया है, भीम पर्व, अर्थात भीष्म पर्व, सॉरी भीष्म पर्व। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भीष्म पर्व। और तो ये भीष्म पर्व हो जाएगा। इसमें 700 श्लोकों वाली एक हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म ग्रंथ है भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक है, 700 श्लोक। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध जो है, दस राजाओं का युद्ध, ये आपको लड़ा गया था पुरुषनी नदी, जो आज रावी नदी के नाम से विख्यात है। तो ये पुरुषनी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है।
सही सुमेलित पूछा हुआ है, जैसे महाभिनिष्क्रमण, तो ये आपका प्रथम उपदेश नहीं है, बल्कि महाभिनिष्क्रमण ये गृह त्याग को बोला जाता है। इसमें ये दिया हुआ है ऑप्शन, गृह त्याग है, तो ये सुमेलित नहीं है। निर्वाण बुद्ध का ज्ञानोदय, तो बिल्कुल सही, ये आपका सही हो जाएगा। निर्वाण जो है ये बुद्ध का ज्ञानोदय है, ज्ञान मिला था। धर्मचक्र परिवर्तन ये प्रथम उपदेश दिए थे, तो ये भी नहीं मिला है, क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ है उसके सामने नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। महापरिनिर्वाण आपको हुआ था उनके भौतिक अस्तित्व का नहीं, महापरिनिर्वाण मतलब निधन हो गया था उनके, हाँ, भौतिक अस्तित्व का अंत। तो इसमें सही मिलान सिर्फ एक ही दिख रहा है आपको, वो 2 है, तो इसमें पूछा है सही मिलान कौन है, अर्थात ऑप्शन 2 और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको सूची 1 से सूची 2। जैसे इसमें बोध संगीति दिया हुआ है, एक तरफ घटना का स्थान, प्रथम बोध संगीति, ये आपको मालूम होगा, प्रथम बोध संगीति हुआ था राजगीर में, तो ये राजगीर हो जाएगा। और इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप, तो याद रखिएगा। द्वितीय बोध संगीति जो है ये हुआ था आपको वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। तृतीय बोध संगीति जो है ये आपका हुआ था पाटलिपुत्रा में, और इसके थे मोगलीपुत्र तीस। और चतुर्थ कनिष्क कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के राजकाल में, उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष दोनों थे। तो इसका सही मिलान हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1। देखते हैं, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, ऑप्शन बी में है आपका, ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। जैसे सूत पिटक बौद्ध धर्म की मठवासी अहिंसा है, संहिता है, संहिता, मठवासी संहिता है, तो ये आपका सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। ये आपका सूत पिटक बौद्ध के उपदेशों का संकलन है, उपदेशों का जो संकलन है सूत पिटक में उपदेशों का संकलन है, मठवासी संहिता नहीं है, गलत हो जाएगा। अब विनय पिटक में आपको विनय से संबंधित है, अर्थात भिक्षुओं के लिए नियमों और व्यवहार के बारे में लिखा गया है विनय पिटक में। मिलिंद पन्हो मोगलीपुत्र तीस और नागसेन के बीच में संवाद, नहीं, मोगलीपुत्र तीस नहीं, बल्कि ये है मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच में, भिक्षु थे, भिक्षु नागसेन, नागसेन एक भिक्षुक थे, तो ये गलत हो जाएगा, मिलिंद और नागसेन के बीच में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हुआ। महाविभास शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही, महाविभास शास्त्र जो है वसुमित्र द्वारा रचना की गई है इसका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया गया है। स्वर्ग के बुद्ध के रूप में, स्वर्ण नहीं, सॉरी, स्वर्ग के बुद्ध के रूप में, तो ये किया गया है आपको अमिताभ को, अमिताभ को स्वर्ग का बुद्ध कहा गया है। आपको इसी में अगर देखिए पदपारी जो दिया गया है, इसको किया गया है अवलोकितेश्वरवाद, अवलोकितेश्वर के रूप में किया गया है। मैत्रेय को देखे तो मैत्रेय भविष्य का बुद्ध कहा जाता है इनको। ब्रजपाणि को देखे तो एक बोधिसत्व, इनको बोधिसत्व कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, विश्वविद्यालय एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ संस्थापक, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे आपको गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, ऑप्शन 4 हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको कौन थे, ये पाल राजा धर्मपाल थे, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। जगदल विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये नया हो सकता है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो जगदल के है पाल राजा रामपाल, याद रखिएगा, पाल राजा रामपाल। और बल्लभी का है भट्टारक आपको है, तो आपको बल्लभी का भट्टारक हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो इसमें आपको सही पूछा है, तो 1 का 4 और 2 का 1, देखते हैं अगला मिलान, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है।
तो ऋग्वेद में सिर्फ 2 जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है, वो है ऋषभ और अरिष्टनेमी। तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, अर्थात ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है? तो प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये आपका गृहस्थ हो जाएगा। और जैन धर्म का आपको मालूम होगा कि इसमें जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो 5 तरह से दिया, पहले 4 था, फिर महावीर ने एक दिया ब्रह्मचर्य, तो 5 हो गए, जिसमें है अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, और इसमें है सत्य, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, अब्रह्मचर्य है, गृहस्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब गलत देखना है इसमें, गलत कौन है। तो महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया था, तो ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया था। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश पावा में दिया था, तो ये भी सही है, उन्होंने पहला उपदेश पावापुरी में दिया था, ये भी सही हो जाएगा। महावीर ने पाटलिपुत्रा के प्रथम जैन संगीति में भाग लिया था, ये गलत हो जाएगा आपको। वो भाग कैसे लेंगे, भाग नहीं लिए थे, इससे पहले वो उनका देहांत हो चुका था, तो भाग नहीं लिए थे। आपको बता दें, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जबकि द्वितीय जैन संगीति जो थी वो बल्लभी में आयोजित हुई थी, बल्लभी में, जिसके अध्यक्ष थे देवक्षी माँ श्रमण। तो इसमें सी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद और अनेकांतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे? स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये आपको संबंधित है जैन धर्म से, ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा कि स्यादवाद अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? तो ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइकी, तीनों में लिखे गए थे, बिल्कुल सही है, तीनों सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। वैसे बता दें, जो मध्य और पूर्वी भारत है वहाँ पे ब्राह्मणी से लिखा गया था, और खरोष्टी आपको उत्तर पश्चिम में लिखा गया था, और जो ग्रीक और या अरमाइकी है ये कंधार में लिखा गया था, कंधार के शिलालेखों में ज़्यादातर ये मिला था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें ब्राह्मणी भी हो जाएगा एक, याद रखिएगा, ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन है, अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अशोक के बारे में, अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग में युद्ध लड़ा था, ये गलत हो जाएगा। अशोक का कार्यकाल ही आपको है 268 से 232, तो वो 361 में कैसे लड़ेंगे, तो गलत हो जाएगा। अशोक के प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, तो बिल्कुल सही है, अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर दोनों थी, सिर्फ दो सही है, कौन सही पूछा है, तो बी हो जाएगा। आप उसे आप कमेंट में बता सकते हैं पहला अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है, तो पहला अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मौर्य काल में गोप शब्द का प्रयोग आपको प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी, बिल्कुल ये सही हो जाएगा इसका, प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी, जैसे ग्राम प्रशासन के ग्रामरी होते थे, इसके जस्ट ऊपर आपको गोप कहे जाने वाले अधिकारी होते थे, जो वरिष्ठ होते थे इनसे, तो प्रशासनिक इकाइयों से जुड़ा हुआ था गोप, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के पत्राचार विभाग था? दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था, तो पत्राचार विभाग जो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे विभाग बने थे, तो इसमें पत्राचार विभाग जो था वो था दीवान ईसा, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। दीवान रियासत, आपको बता दें दीवान रियासत विदेशी मामलों के विभाग थे, विदेशी मामले, विदेश। दीवान अर्ज सैन्य मामला का था, सैन्य, ये सैन्य था। दीवान कोही
ये आपको कोई था कृषि विभाग से, जो एमबीटी ने एथी किया था इसका विभाग की स्थापना। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, पत्राचार विभाग दीवाने ईसा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को किस नाम से जाना जाता था? चहलगानी को, तो दिल्ली सल्तनत के बाद चहलगानी जो थी वो 40 तुर्क गुलाम अमीरों का एक गठन था, एक अमीरों का एक परिषद था, तो उन्हीं को चहलगानी बोला जाता था। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? ये अपनाई थी बलबन ने, गुलाम वंश के शासक थे एक बलबन, उन्होंने अपनाई थी लोह एवं रक्त की नीति। तो बिल्कुल सही, और इन्होंने ही दीवान अर्ज विभाग का भी स्थापना किया था। तो दीवान अर्ज जिसको अभी बताए सैन्य विभाग से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद में देने वाला प्रथम सुल्तान था। तो बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की, तो घोड़ों को दागने की, जिससे दाग प्रथा कहा जाता था। तो बिल्कुल सही, उन्होंने दाग प्रथा, हुलिया लिखने की, बाजार नियंत्रण प्रणाली, वस्त्र बाजार, ये अनाज बाजार, ये सारे चीज़ किए थे। शासन ए मंडी की भी एक विभाग की स्थापना किए थे, सहना ए मंडी। तो बिल्कुल सही है, इसमें सही पूछा है, दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को रुहमा कहा जाता है? तो ये रुहमा आपको कहा जाता है पाल राजा को, पाल वंश के जो राजा है उनको रुहमा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, पाल वंश। अगला क्वेश्चन है, रुहमा पाल वंश के रुहमा एक धर्म है, धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये आपको चिश्ती सिलसिला के अनुयायी थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिश्ती सिलसिला। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से। पहला दिया है, कथन दिया है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कनौज पर अधिकार करना था। बिल्कुल सही, आपको मालूम होगा कि पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और उसका मेन उद्देश्य था कनौज पर अधिकार करना। तो बिल्कुल सही, कनौज दुष्कारण में है, कनौज पर नियंत्रण के तात्पर्य उत्तरी गंगा घाटी और उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण से था। बिल्कुल सही है, कनौज बड़ा ही उस टाइम विकसित था, कनौज पर नियंत्रण करने से समृद्धियाँ बहुत थी उसमें, कनौज बहुत आगे था। तो इसीलिए जो उत्तरी गंगा घाटी थी तो वो समृद्ध क्षेत्र था, जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे। तो बिल्कुल सही है, ये एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है, तो बिल्कुल ए सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है? याद रखिए, उन्होंने श्रृंगेरी नामक स्थान पर वरिष्ठ अद्वैत मठ की स्थापना की, तो गलत हो जाएगा, ये पहला गलत हो जाएगा। उन्होंने जो ये ये 168 नंबर लिखा गया है, ये आपका है 61 नंबर का क्वेश्चन, तो 61 नंबर लिख लीजिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि श्रृंगेरी नामक स्थान पर श्रृंगेरी मठ का स्थापना किया गया था, तो इसमें ए ही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होगा। जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को आदर्श का विरोध किया, बौद्ध धर्म के आदर्श को विरोध किया था, बिल्कुल सही। ब्रह्मसूत्र पर एक टिप्पणी उनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, ब्रह्मसूत्र भाष्य, बिल्कुल सही है। वह हमारे आसपास की दुनिया को एक भ्रम या माया मानते थे, बिल्कुल सही, वो मानते थे शंकराचार्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है? जिम्मी, ये आपको जिम्मी शब्द जो है ये कर से रिलेटेड है, जिसे जजिया कर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, कथन में दिया है, वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासक को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि जिन्होंने जजिया कर देने को स्वीकार कर लिए, राजी हो गए और भुगतान करने लगे, उसी को जिम्मी कहा गया है। तो बिल्कुल सही है, ए सही है, तो इसका ए ही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, साम्राज्य और वंश दिया हुआ है। जैसे बरार, तो बरार के आप थे इमाद शाही, बरार के इमाद शाही दो होगा। बीजापुर, बीजापुर के आपको थे आदिल शाह, ये याद रखिए। अहमद शाह का, अहमदनगर का थे आपको निजाम निजाम शाह, अर्थात 4। और गोलकुंडा को आपको मालूम होगा कुतुब शाही। तो निजाम शाही हो गया, अलाउद्दीन। तो बरार का हो गया 2, 1 का 2 और 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, इसमें नहीं है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें आपका होगा डी होगा, डी 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजा चोल, चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, तो गलत हो जाएगा। चोल राज्य के संस्थापक आपको थे ये विजयालय, विजयालय, विजयालय थे, गलत हो जाएगा ये। राजा करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया। तो ये बिल्कुल सही है कि राजा करिकाल ने कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, कावेरी नदी करिकाल, याद रखिएगा, दोनों से रिलेटेड। कौन सा सही, तो इसमें बी हो जाएगा, अर्थात सिर्फ 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पंपा, पुन्ना और रन्ना थे, ये 3 जो थे वो कौन थे? ये सल्तनत काल की लघु चित्रकारी तो नहीं। कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न, बिल्कुल सही, कन्नड़ काव्य के ये त्रिरत्न थे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता धारकों को कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता धारकों को कहा जाता था इक्ता प्रणाली, और इक्ता प्रणाली तो कहा जाता था, लेकिन इसमें बोल रहा है कौन सा कहा जाता है। जैसे काजी है, मामलूक, सिकदार, मुक्त, साबिद दीवान, तो ये कहा जाता था आपका मुक्ति, मुक्ति कहा जाता था। इक्ता धारकों को मुक्ति या बलि कहा जाता था, वली, वली भी कहा जाता था, मुक्ति या वली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक थे? तो ये आपका किताब उल हिंद के लेखक थे अल बरूनी, सबको मालूम होगा अल बरूनी, याद रखिएगा, किताब उल हिंद के लेखक। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अफगान वंश था, भारत का प्रथम अफगान वंश लोदी वंश था, लोदी वंश जो था वो अफगान वंश था, अफगान का था। अगला क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा लड़ा गया था? तो प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, ये भी बता देते हैं। तो ये लड़ा गया था प्रथम युद्ध 1191 में, और ये प्रथम युद्ध जो हुआ था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं को बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत लिया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलुगमा प्रणाली की शुरुआत की? तो तुलुगमा प्रणाली जो है ये बाबर ने शुरुआत की। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी को हराया था तुगलुमा प्रणाली से युद्ध लड़के, तो बाबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल संस्थापक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण के 4 बाग शैली स्थापना की शुरुआत की, तो ये गलत हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि इसकी शुरुआत जो किए थे बाबर किए थे, 4 बाग शैली की शुरुआत कौन किए थे? बाबर, तो गलत हो जाएगा ये होगा आपको बाबर। रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक 4 बाग शैली में निर्मित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है कि रामबाग जो है वो पारंपरिक 4 बाग शैली में निर्मित किया गया है, पहला मुगल उद्यान है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें सही पूछा है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। जैसे जमाली मस्जिद, तो जमाली मस्जिद आपको हुमायूं द्वारा निर्मित किया गया था। काबिली बाग मस्जिद, तो काबुली बाग मस्जिद आपको बाबर द्वारा किया गया था। मरियम उल
उज जमानी, तो मरियम उज जमानी अकबर द्वारा और परिमहल दारा शिकोह द्वारा। तो इसका 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसमें। 1 का 2 सिर्फ ए में दिया, बी में दिया हुआ है, देख से 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, अर्थात बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी? तो फरीद खान को शेर खान की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था। बहार खां लोहानी के बेटे के संरक्षक के रूप में काम करते थे। और शेर खां जो है ये आपको शेर शाह सूरी को जाना जाता है, उन्हीं का नाम फरीद खां था। तो बिल्कुल सही बहार खां लोहानी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर रखा था? तो ये ग्वालियर किले में सिख गुरु हरगोविंद को कैद किए थे आपको ये जहांगीर ने कैद किए थे। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। और ये सिख गुरु हरगोविंद को ग्वालियर में कैद करवाए थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की। तो बिल्कुल सही है, नहीं गलत हो जाएगा। गुरु खालसा पंथ की स्थापना गुरु तेग बहादुर नहीं, ये आपको किए थे आनंदपुर साहिब। जो तेग बहादुर हैं ये आपका किए थे आनंदपुर साहिब की स्थापना, बिल्कुल आनंदपुर साहिब की स्थापना किए थे। तो गलत हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे, ये बात आप याद रखिएगा। खालसा पंथ का स्थापक गुरु गोविंद सिंह थे, जो पटना से रिलेटेड है। दूसरा कथन है, गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे। तो दो बिल्कुल आपका गलत ये भी हो जाएगा। गुरु नानक देव अकबर के समकालीन नहीं रह के बल्कि बाबर के समकालीन थे। और ये सिख धर्म के संस्थापक भी रहे हैं, ये पहले सिख गुरु हैं गुरु नानक। तो ये हैं आपको बाबर के समकालीन। तो दोनों कथन गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी सही है, ना एक सही है ना दो सही है। तो आज इतना ही, कल बाकी के 75 क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर सोल्यूशन सारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।